हेलो बीकॉम सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके? सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का अपने लोग यूनिट नंबर 2 का आज लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट। और बचा रहेगा सिर्फ यूनिट नंबर 3, जो कि कल कंप्लीट करा देंगे। मतलब सिलेबस कल कंप्लीट हो जाएगा इंडियन इकोनॉमिक्स का। ओके, तो आप इंटरनल एग्जामिनेशंस बहुत बखूबी तरीके से दे सकते हो। और जल्द ही दोस्तों, अपने लोग फरवरी के फर्स्ट वीक में ही संजीवनी बूटी ही ला देंगे। और मैराथन भी अनाउंस करेंगे जहां पे पूरा सिलेबस को एक ही वीडियो में समेट दिया जाएगा। पूरा सिलेबस को एक ही वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम लोग पिछला दिन स्मॉल स्केल सेक्टर तक पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा स्कीम। अब देखिए, हमारा जो सरकार है ना वो बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा है, हमारा जो सरकार है ना वो बहुत अच्छा है। वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए, जो छोटा छोटा बिजनेस होता है, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए ना एक मुद्रा स्कीम लाया सरकार ने। जो छोटे छोटे बिजनेस है उनको सपोर्ट करने के लिए मुद्रा स्कीम लाया। ये मुद्रा स्कीम क्या है? एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो छोटा छोटा बिजनेस है उन लोगों को अगर लोन वोन लगेगा तो गवर्नमेंट हेल्प करेगा उसका। जो जो एकदम छोटा मोटा बिजनेस है, जो मीडियम लेवल का बिजनेस है, जो स्मॉल लेवल का बिजनेस है, जो माइक्रो लेवल का बिजनेस है, उन लोगों को अगर लोन वोन लगेगा तो गवर्नमेंट हेल्प करेगा मुद्रा स्कीम के हेल्प की तरफ से, मुद्रा स्कीम की तरफ से। तो आइए देखिए मुद्रा स्कीम क्या बोलता है। लिखा हुआ है द मुद्रा स्कीम। यानी मुद्रा का मतलब क्या हो गया? मुद्रा का मतलब हो गया एम फॉर माइक्रो, यू फॉर यूनिट, डी फॉर डेवलपमेंट, आर फॉर रिफाइन रीफाइनेंस, ए फॉर एजेंसीज, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज। मुद्रा का मतलब हो गया माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस एजेंसी ये क्या है? एक ये है भैया गवर्नमेंट एजेंसी इनिशिएटिव। मुद्रा स्कीम जो है ना ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। किसको प्रमोट करने के लिए? छोटा छोटा जो बिजनेसमैन लोग रहता है, अरे छोटा छोटा जो व्यवसाय करने वाला रहता है, व्यापारी लोग होता है, उन लोगों को लोन लगेगा ना तो उसका हेल्प कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो मुद्रा स्कीम बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन देती है छोटे छोटे बिजनेसमैन को। छोटे छोटे जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो लोग माइक्रो इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री चला रहे हैं, एमएसएमई उन लोगों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? मुद्रा स्कीम का पर्पस क्या है? इट एम्स टू प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग देम विद लोन्स सो दे कैन ग्रो एंड थ्राइव। मान लीजिए एक पुचका वाला है, तो पुचका वाले लोगों को एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस है उसको स्टैब्लिश करने के लिए लोन तो लगेगा ना बाबू। लोन तो लगेगा ना बाबू। तो उसके लिए मुद्रा स्कीम अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहां पे सरकार बोलती है कि आ भाई तू मेरे से हेल्प ले ले, और कम कम इंटरेस्ट, बहुत कम इंटरेस्ट, मार्केट का सबसे कम इंटरेस्ट हम तुमसे चार्ज करेंगे, तू मेरे से लोन ले ले, बिजनेस स्टार्ट कर और टेंशन फ्री रहे। मुद्रा स्कीम मतलब कि लोन, यानी कि गवर्नमेंट एक लोन ये दे रही है किसको? छोटा छोटा बिजनेस वाले को। छोटा छोटा बिजनेस वाले को जो एक लोन दे रही है उसको अपने लोग बोलते हैं मुद्रा स्कीम। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसीज। अब बात करेंगे कितने टाइप्स के लोन होते हैं, कितने टाइप्स के लोन होते हैं। तो आप लोग देखिए जरा, कुल मिला के 3 टाइप के लोन देते हैं गवर्नमेंट। कुल मिला के 3 टाइप के लोन देते हैं, जैसा जिसका बिजनेस, जैसा जिसका बिजनेस। कुल मिला के 3 टाइप का लोन देता है। अरे सरकार 3 टाइप का कुल मिला के लोन देता है। एक शिशु, शिशु मतलब 50,000 तक का लोन फॉर न्यू बिजनेस। अगर कोई मान लीजिए पुचका वाला ठेला लगाया है, अगर मान लीजिए कोई एकदम नया नया बिजनेस खोला है, एकदम 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 नया नया बिजनेस खोला है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एकदम नया नया बिजनेस जस्ट खोला ही है तो उसको सरकार 50,000 तक का लोन देती है। उसको अपने लोग बोलते हैं शिशु। शिशु क्या बोलते हैं? शिशु, शिशु बच्चा, शिशु बच्चा, शिशु बच्चा बोली। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लोन में सबसे पहला कैटेगरी आता है शिशु। शिशु का मतलब क्या होता है? शिशु का मतलब अगर गवर्नमेंट 50,000 तक का लोन दे रही है फॉर न्यू बिजनेस, उसको अपने लोग बोलते हैं शिशु। फिर आता है किशोर। किशोर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर 50,000 से लेके 25 लाख तक लोन दे रही है तो उसको अपने अपने लोग बोलते हैं किशोर। अपने लोग क्या बोलते हैं उसको? किशोर। फॉर ग्रोइंग बिजनेस,
ठीक है, गवर्नमेंट अगर 50,000 से लेके 50,001 से लेके 25 लाख तक लोन दे रही है फॉर ग्रोइंग बिजनेस। ठीक है, अगर कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस अगर बेटा ग्रो कर रहा है, तो मतलब वहां पे सरकार को भी उम्मीद होगी ना, हाँ बिजनेस ग्रो कर रहा है, अच्छा अच्छा कमा के देगा, इसीलिए उन लोगों को 50,000 से लेके 50,001 से लेके 25 लाख तक लोन देगा। ठीक है, फिर आता है तरुण। फिर आता है तरुण कि गवर्नमेंट 5 लाख से लेके 10 लाख तक लोन उन लोगों को देता है जो स्टैब्लिश बिजनेस है। ठीक है, सबसे पहला बात, अगर आप लोग का नया नया बिजनेस है तो आप लोगों को 50,000 तक का लोन मिलेगा अंडर मुद्रा स्कीम। अगर आप लोगों का ग्रोइंग बिजनेस है तो 50,000 एक से लेके 25 लाख तक लोन मिलेगा आप लोगों को। 25 लाख तक लोन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों को ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, स्टैब्लिश्ड बिजनेस बहुत नामचीन बिजनेस है, मान लो लिज्जत, लिज्जत वाला ठीक है, लिज्जत पापड़ वाला बिजनेस मान लीजिए एग्जाम्पल, तो उस केस में आप लोगों को 5 लाख से लेके 10 लाख तक मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो शिशु, किशोर और तरुण। फिर बात करते हैं बेनिफिट्स। इसका क्या क्या बेनिफिट्स होता है। दीज स्कीम्स हेल्प एंटरप्रेन्योर्स एक्सेस द फंड्स they need to start or expand their businesses, thus boosting employment and economic development। मतलब ये स्कीम की वजह से आप कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक एंटरप्रेन्योर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, डिमोटिवेट नहीं होगा कि मेरे को पैसा नहीं मिला, पैसे की तंगी उसको नहीं होगी। ये स्कीम के वजह से, ये स्कीम के वजह से वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर मैं छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं तो ये स्कीम की वजह से मैं लोन लूंगा और अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या क्या है देखिए। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो ये मुद्रा स्कीम जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपके रिलेटिव आपको पैसे नहीं दे रहे हैं फॉर न्यू बिजनेस, अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपके रिलेटिव आपको पैसे नहीं देते, तो ये स्कीम के बदौलत आप अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हो। ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। ये स्कीम जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। ये स्कीम की वजह से ना जाने कितने एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे अपने देश में। ये स्कीम एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है। लोग, अरे भैया बेरोजगार मरने से अच्छा है 50,000 का लोन दे दो भाई, 50,000 का लोन देके कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। इस देश में बेरोजगार होने से अच्छा है 50,000 का लोन दे दो, 50,000 का लोन देके नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेगा और एम्प्लॉयज को भी रखेगा, हायर करेगा वो। इनहैंस फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू अनडिजर्व्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और स्ट्रेंथन माइक्रो एंटरप्राइजेस, सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द माइक्रो यूनिट्स। मतलब जो छोटा छोटा एकदम बिजनेस है, जो छोटा छोटा बिजनेस है, उनका भी तो ग्रोथ देखना है ना, उनका भी तो ग्रोथ देखना ना। जो छोटा छोटा बिजनेस है वो लोग भी ग्रो कर पाए, इसीलिए ये स्कीम आया। ठीक है, तो मुद्रा स्कीम के अंडर जो एकदम छोटा छोटा बिजनेस है, स्मॉल सेक्टर बिजनेस है या माइक्रो बिजनेस है या मान लीजिए मीडियम मीडियम लेवल बिजनेस है, उन लोगों को असिस्टेंस मिल पाए, उन लोगों को हेल्प मिल पाए, इसीलिए मुद्रा स्कीम लाया गया है। इसीलिए मुद्रा स्कीम लाया गया है। तो मुद्रा स्कीम्स की कितने टाइप्स के लोन है, एक होता है शिशु, एक होता है किशोर, एक होता है तरुण। अगर आप शिशु कैटेगरी में आते हो, मतलब अगर आपका नया नया बिजनेस है तो 50,000 तक का लोन मिलेगा। किशोर कैटेगरी में आते हो तो ये 50,000 से 25 लाख तक का लोन मिलेगा आप लोग को। ठीक है, और तरुण कैटेगरी में आते हो तो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलेगा। ठीक है, एमएसएमई। अब देखिए एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमई का एक ओल्ड डेफिनेशन भी है और एक अमेंडेड डेफिनेशन भी है। एक ओल्ड ओल्ड वाला डेफिनेशन भी है और एक अमेंडेड डेफिनेशन भी है। क्या? एमएसएमई का पुराना वाला डेफिनेशन भी है और एक नया वाला डेफिनेशन भी है जो कि 2020 के बाद आया था। देखिए एमएसएमई का पहले वाला डेफिनेशन क्या होता था। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, तो सबसे पहले ओल्ड वाला डेफिनेशन मतलब 2006 वाला डेफिनेशन, ओल्ड वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे और न्यू वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे। भैया लिखना कौन सा है? अरे दोनों लिख के आ जाना। एग्जाम में कुछ ना बोला हुआ रहे, दोनों लिख के आ जाना। एग्जाम में लिखा हुआ रहे कि 2020 वाला ही डेफिनेशन दो, तो 2020 वाला डेफिनेशन लिख के आना। ठीक है, एग्जाम में अगर कुछ ना लिखा रहे तो दोनों लिख के आ जाना। ठीक है, आओ देखो, सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइज का। माइक्रो एंटरप्राइज देखिए, एमएसएमई क्या होता है वो आपको समझाते हैं। देखिए, तो ओल्ड वाला डेफिनेशन ये कहता था, ओल्ड वाला डेफिनेशन ये कहता था कि
आपका अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से अगर नीचे नीचे है, अगर 25 लाख तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज की कैटेगरी में पढ़ते हो। ओल्ड वाला डेफिनेशन ये कहता था कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख के अंदर अंदर है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर अंदर पढ़ते हो, माइक्रो एंटरप्राइज की कैटेगरी में फॉल करते हो। स्मॉल एंटरप्राइज का फिर यहाँ पे बोला गया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ तक का है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज के कैटेगरी में पढ़ते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में पढ़ते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का है देन आप मीडियम एंटरप्राइज के कैटेगरी में पढ़ते हो। ठीक है, तो माइक्रो मतलब क्या? अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख के नीचे नीचे है तो आप माइक्रो की कैटेगरी में पढ़ते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से लेके 5 करोड़ के नीचे नीचे है देन आप स्मॉल एंटरप्राइज कहलाए जाओगे। मीडियम कब कहलाए जाओगे? अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का है तब आप मीडियम कहलाए जाओगे। इन्वेस्टमेंट कहां पे? बिजनेस में। अगर मैंने बिजनेस में 25 लाख तक इन्वेस्ट किया है तो मैं एक छोटा बिजनेस हूं, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल एंटरप्राइज। अच्छा सॉरी, अगर मेरा 25 लाख से कम है तो मैं यहां पे कहलाऊंगा माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज जैसे मेरे को ये सारा बिजनेस का सेटअप करने में ना सारा का सारा वेब कैम लगा हुआ के 25 लाख से मेरे को कम ही पड़ता है, तो मैं कौन सा एंटरप्राइज हूं? माइक्रो एंटरप्राइज। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम है देन मैं स्मॉल एंटरप्राइज। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है देन मैं मीडियम एंटरप्राइज। बात खत्म, बात यहीं पे खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो भैया ओल्ड डेफिनेशन था, ये तो आपने भैया ओल्ड वाला डेफिनेशन पढ़ा दिया। न्यू वाला डेफिनेशन क्या है बताइए ना भैया? न्यू वाला डेफिनेशन एमएसएमई का न्यू डेफिनेशन जो है, अगर एग्जाम में कुछ ना बोले तो ये तो लिखना ही है, वो भी लिख के आना है, वो भी लिख के आना है, ये भी लिख के आना है। ठीक है, एमएसएमई का अमेंडेड जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है, अगर आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है फिर आप माइक्रो एंटरप्राइज कहलाए जाओगे। माइक्रो एंटरप्राइज कहलाए जाओगे। अगर आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है और अगर आप साल में 5 करोड़ से कम कमाते हो देन माइक्रो एंटरप्राइज कहलाए जाओगे, आप माइक्रो एंटरप्राइज कहलाए जाओगे। ठीक है, अगर आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है, आप अपना बिजनेस में 1 करोड़ से नीचे ही इन्वेस्ट करते हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है फिर उस केस में आप माइक्रो एंटरप्राइज कहलाए जाओगे। अगर आपका बिजनेस का एक्सपेंडिचर मतलब आपका जस्ट बिजनेस का इन्वेस्टमेंट जो है अगर वो 10 करोड़ से नीचे है और 50 करोड़ से नीचे टर्नओवर है आपका पूरा साल में, उस केस में आप स्मॉल एंटरप्राइज कहलाए जाओगे, स्मॉल एंटरप्राइज कहलाए जाओगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से नीचे है और 250 करोड़ से नीचे आपका टर्नओवर आता है उस केस में आप मीडियम एंटरप्राइज कहलाए जाओगे, मीडियम एंटरप्राइज। वापस बोल देता हूं कि अगर आपका बिजनेस का एक्सपेंडिचर 1 करोड़ से नीचे नीचे है और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे नीचे है, मतलब इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, फिर आप माइक्रो एंटरप्राइज कहलाए जाओगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ये 10 करोड़ से नीचे नीचे है और टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे नीचे है फिर आप स्मॉल एंटरप्राइज कहलाए जाओगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से नीचे नीचे है और टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे नीचे है देन आप मीडियम एंटरप्राइज कहलाए जाओगे बेटा, मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई क्या करता है? एमएसएमई करता क्या है? एमएसएमई करता क्या है? एमएसएमई की वजह से जॉब क्रिएट हो रहा है बेटा। एमएसएमई की वजह से आप बिजनेस को स्टैब्लिश करोगे, सुनो ना, एमएसएमई की वजह से आप बिजनेस को स्टैब्लिश करोगे और जॉब को क्रिएट करोगे ना, तो दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी का 30% जो है ना वो एमएसएमई ही कंट्रीब्यूट करता है। माइक्रो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज ही ये कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी का जो 30% है ना वो माइक्रो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज ही कंट्रीब्यूट करता है बेटा। फिर नंबर 3, दे इनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एमएसएमई जो है वो इनोवेशन के लिए इनकरेज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी इनकरेज करता है। मतलब एमएसएमई की वजह से इनोवेशन आती है, एमएसएमई की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप आती है। फिर एक्सपोर्ट्स, एमएसएमई कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एक्सपोर्ट्स एनहांसिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। ठीक है,
It supports to large industry. They act as a supplier and service provider to large firms, strengthening their uh, the industrial ecosystem. ठीक है, ये सब क्या है, रोल ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, एमएसएमई की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, अपने इंडिया से बहुत सारा सामान जाता है दूसरे दूसरे देशों में। ठीक है, एमएसएमई क्या है, सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है एमएसएमई, है ना। आओ, आओ जी आओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का डिफरेंस। प्राइवेट सेक्टर क्या है, आप देखते हो ना कि सरकारी हॉस्पिटल, आप देखते हो ना कि आप देखते हो ना कि सरकारी हॉस्पिटल है, ये सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, वो ये सब क्या है, ये सब है पब्लिक सेक्टर। जिन सब चीजों को गवर्नमेंट ओन करती है उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। जिन सब चीजों को प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है या प्राइवेट कंपनीज ओन करता है उसको बोलते हैं अपना प्राइवेट सेक्टर। जिनको 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 गवर्नमेंट ओन करती है उनको बोलते हैं अपने लोग पब्लिक सेक्टर, और जिनको प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनीज ओन करती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड वो सर्विस इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। ठीक है, एंड यहाँ पे तो द ठीक है, जिन चीजों को गवर्नमेंट ओन करती है उसको अपने लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। जिन जिन चीजों को प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है उसको अपने लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना, द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। एंड ये पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या रहता है, पब्लिक वेलफेयर। जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में भैया 2 रुपए में इलाज हो जाता है, 2 रुपए में आपको 2 रुपए का सिक्का देना पड़ता है बस, या तो फ्री में इलाज हो जाता है। लेकिन आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ लाखों लाखों लग जाएंगे आपको, एक छोटा सा कुछ हुआ लाखों लाखों लग जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ मतलब ये लाखों लाखों लग जाते हैं। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर में आप चले जाओ, ये लोग वेलफेयर का काम करते हैं, ये लोग भलाई का काम करते हैं। फिर नंबर थ्री, so the decisions regarding production and distribution are taken by the managers and owners of the company, ठीक है, बोला है कि प्रोडक्शन कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है, वो सब डिसाइड कौन करता है, यहाँ पे ओनर्स करता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ओनर करता है। और और भैया ये पब्लिक सेक्टर में सब कुछ ए टू जेड डिसाइड करता है गवर्नमेंट, ए टू जेड डिसाइड करता है गवर्नमेंट। ठीक है, कि प्रोडक्शन कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है, ये सब सब डिसाइड करता है गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव है अर्निंग प्रॉफिट, इसका मोटिव है पब्लिक वेलफेयर, इसका मोटिव है पब्लिक वेलफेयर। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स जैसे वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब क्या है, ये सब है प्राइवेट सेक्टर, ये सब प्राइवेट सेक्टर, ये सब प्राइवेट सेक्टर है। और यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब है गवर्नमेंट सेक्टर। अरे रेलवे देख लो, पोस्ट ऑफिस देख लो, ये सब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर, सीधा सा बात है, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है ना, बस हो ही गया, हो ही गया, हो ही गया। बस बस अभी आपको 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, हो जाएगा, 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, हो जाएगा। रोल ऑफ सर्विसेज इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब सर्विसेज का क्या क्या रोल है। वो जो सर्विस सेक्टर है अपना, एक तो भैया पढ़ लिया एग्रीकल्चर सेक्टर, एक पढ़ लिया इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर्विसेज का क्या रोल है, सर्विस सेक्टर का क्या रोल है भैया, बताओ प्लीज, सर्विस सेक्टर का क्या रोल है। सबसे पहले सर्विस सेक्टर ना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर में 50 से ज्यादा %, अपने इंडिया में ना 50 से ज्यादा % जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर। इंडिया में एकमात्र सर्विस सेक्टर जो है 50 से ज्यादा % कंट्रीब्यूट करता है। तो सर्विस सेक्टर अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखोगे कि जितना भी आईटी में, जितना भी फाइनेंस के सेक्टर में, हेल्थ केयर के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में जितना भी बैठा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही तो करा रहा है। आप लोग जो फ्यूचर में काम करोगे, अकाउंटिंग जो करोगे, वो किस सेक्टर में करोगे, सर्विस सेक्टर में तो करोगे। तो 50% ऑफ द जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर में। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब रोजगार बनाता है सर्विस सेक्टर की वजह से। मिलियंस ऑफ पीपल्स को जॉब मिलता है, मिलियंस ऑफ पीपल्स को जॉब मिलता है। फिर बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस।
अगर सर्विस सेक्टर है तो ग्लोबली compete कर पाते हो आप, ग्लोबली आप compete कर पाते हो। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनीज ग्लोबली compete कर रही है। फिर अगर सर्विस सेक्टर है इंडिया में तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे कि एप्पल, एप्पल का फोन अभी यहाँ बनता है ना इंडिया में, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया ना इंडिया में। तो एफडीआई, एफडीआई का मतलब फॉरेन के लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, फॉरेन के लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, फॉरेन के लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा। फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अगर सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा रहा, तगड़ा रहा, फिर अपने लोग एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं अपने सारे के सारे सर्विसेज। इंडिया ना अपने सारे के सारे सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती है भाई, सर्विसेज यहाँ मतलब मान लो किसी को अमेरिका में वो चाहिए, वो सर्विस हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होता है। मान लो कि हमको किसी का अमेरिका से फोन आया कि अभिषेक भैया क्या आप ट्यूशन पढ़ाओगे हमको, तो हम यहाँ से अगर उसको उसको यहाँ से अगर उसको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उसको भैया सर्विसेज ही दे रहे हैं ना, सर्विस ही दे रहे हैं ना उसको, बात खत्म। फिर क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ है, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी ग्रोथ होगा, इसका मतलब अर्बन डेवलपमेंट भी होगा, रोड्स, ब्रिजेस, डैम सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। सपोर्ट्स फॉर अदर्स, अदर सेक्टर, तो वो जो सर्विस सेक्टर है ना वो दूसरे दूसरे सेक्टर्स के लिए सपोर्टिंग रोल निभाता है, सपोर्टिंग रोल निभाता है, ठीक है। अगर मैं बुक्स बेच रहा हूं, जब तक मैं फोन का यूज नहीं करूंगा, जब तक मैं वो सर्विसेज का यूज नहीं करूंगा, तब तक बुक्स कैसे बेचूंगा बताओ। तो दूसरे दूसरे सेक्टर्स का ये हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, लोग इनोवेशन कर रहे हैं सर्विस सेक्टर की वजह से, अपना इंडिया में इनोवेशन हो रहा है, अपना इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, किसके वजह से, सर्विस सेक्टर की वजह से, ठीक है, सर्विस सेक्टर के वजह से, ठीक है। फिर बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, मतलब अपने देश में फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या बदलाव आए। सबसे पहले तो भैया लिबरलाइजेशन कब आया था, 1991 को, 1991 को लिबरलाइजेशन आया, जो कि ये पहले ना बहुत सारे लाइसेंसेस लगते थे, पहले आप एक बिजनेस करना चाहते हो इंडिया में नहीं कर पाओगे, मतलब कि पहले के जमाने में क्या होता था कि आप एक बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हो इंडिया से, इंडिया में, उसके लिए हजार तो लाइसेंस बनाओ। जैसे आज लीकर शॉप का लाइसेंस बनाने में जो पड़ती है ना, वैसे पहले लगता था। लिबरलाइजेशन 1991 में लिबरलाइज किया गया, सारा का सारा सेक्टर्स को लिबरलाइज किया गया कि भाई आओ, प्राइवेट इंडिविजुअल आओ, इन्वेस्ट करो तुम, हम लोग अब लाइसेंस वाइसेंस उतना नहीं मांगेंगे। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडी, मतलब बोला गया कि सेबी का भी यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल रिफॉर्म तब आया जब सेबी का संगठन किया गया, आरबीआई का संगठन किया गया, जब आईआरडीए का संगठन किया गया, सेबी आया, आरबीआई आया, आईआरडीए आया, उसका जब संगठन किया गया फिर जाके थोड़ा शांति मिला। फिर बैंकिंग रिफॉर्म, बहुत सारा बैंक्स प्राइवेट बन गया, बहुत सारा बैंक्स प्राइवेट आया, ठीक है। जब ये प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, तब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कितना अच्छा अच्छा बैंक आया। आज देखोगे कि एसबीआई का सर्विस कितना घटिया से घटिया है, लेकिन एचडीएफसी में जाओगे कितना बेहतरीन सर्विस है, आईसीआईसीआई में जाओगे कितना बेहतरीन सर्विस है। तो बैंकिंग का भी रिफॉर्म आया। अरे पहले तो बैंक खटारा होता था, फालतू होता था बैंक, लेकिन आजकल देखो कितना अच्छा अच्छा सर्विस दे रहा है बैंक। फिर फिर एनबीएफसी भी आया, एनबीएफसी, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब कुछ ऐसे कंपनीज है जो बैंक नहीं है, कुछ कुछ ऐसे कंपनी है जो बैंक नहीं है लेकिन स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स देते हैं, जो बैंक ना होकर भी बैंक का काम करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एनबीएफसी भी आया, एनबीएफसी मतलब कुछ कुछ ऐसे कंपनीज है जो बैंक नहीं है फिर भी बहुत सारे बिजनेसेस को लोन वोन देते हैं, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे आप मतलब ये देख ही ये पा रहे हो कितना सारा योजना योजना आया, कितना सारा पीएमवीएम का योजना आया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना जब आया तब सब कोई जीरो बैलेंस का मेंटेन करने लगा, अकाउंट जीरो बैलेंस का अकाउंट मेंटेन करने लगा, ठीक है। अरे पहले तो सबके पास बैंक अकाउंट भी नहीं होते थे,
2015-2014 का बात कर रहा हूं कि पहले तो सबके पास बैंक अकाउंट भी नहीं होते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जनधन योजना आया तब सब जीरो बैलेंस का बैंक अकाउंट मेंटेन करने लगा। जब जब प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि बैंक्स को, अब सरकारी बैंक्स को जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर सब खोलना स्टार्ट किए बैंक। ठीक है, फिर आप देखो आजकल के जमाने में इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कितना सारा बैंकिंग आ गया, कितना सारा टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजिकल मतलब एडवांसमेंट आ गया है पूरा। फिर कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, स्टॉक मार्केट आ गया अभी। ठीक है, सब कुछ आप अगर चाहो तो आजकल देखो, आजकल आप चाहो तो फोन से शेयरवेयर खरीद सकते हो, फोन से शेयरवेयर खरीद सकते हो। इंश्योरेंस सेक्टर का रिफॉर्म आ गया नॉर्मली। ठीक है, ये सब मत पढ़िए, ये सब ना आप लोग पढ़ लीजिएगा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो गया। अब बात करते हैं फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म का। फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म, तो फिस्कल सेक्टर में सबसे पहले तो भैया जीएसटी आया। आपको पता है कि पहले के जमाने में कितने सारे इनडायरेक्ट टैक्स अपने लोगों को देने पड़ते थे? 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे, 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करके एक टैक्स लाया गया, वन नेशन वन टैक्स, उसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे बड़ा फिस्कल फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म यही है। सबसे बड़ा फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म यही, सबसे बड़ा फिस्कल पॉलिसी का रिफॉर्म यही हुआ कि जीएसटी आया, जीएसटी आया। दूसरा, अब पता है आप लोग का ना, डीटी जो है ना, डीटी मतलब जो टैक्स है, उसका बर्डन को अब रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा 2026 से। 2026 के 2000 आ चुका है, प्रपोज वपोज हो चुका है, अब इंप्लीमेंट होना बाकी है पूरा तरीके से। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। डायरेक्ट टैक्स कोड मतलब इतना सा जो टैक्स पढ़ते थे ना, इतना सारा जो टैक्स पढ़ते थे अपने लोग, सीए लोग कितना सारा टैक्स पढ़ते हैं, अब 50% हो जाएगा। ये तो रिफॉर्म ही है ना। अब डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, प्रपोज हो चुका है डायरेक्ट टैक्स कोड का। मतलब 100% जो टैक्स पढ़ते थे वो पूरा आधा हो जाएगा, अभी 50% पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्या फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म है ये सब। ठीक है, फिर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इनैक्टेड इन 2003। द FRBM एक्ट एम्स टू इंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन बाय सेटिंग टारगेट बाय द रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट। मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई फिस्कल डेफिसिट कम से कम करो। अरे सरकारों को बोला गया कि सरकार ज्यादा खर्चा मत करो, फिस्कल डेफिसिट कम से कम किया करो, कम से कम किया करो। ठीक है, फिर एक सब्सिडी रिफॉर्म भी आया, सबको सब्सिडी वब्सिडी मिलने लगा। देखना आप लोग, मतलब कि एक टाइम ऐसा आया था जहां पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना चालू किया था, सब्सिडी देना चालू किया था। लोखिर भांडार जो मिल रहा है, ये 500 करके, 1000 करके, ये सब क्या है? सब्सिडी ना। ठीक है, अपने इंडिया में भैया डिजिटल पेमेंट का इनिशिएटिव भी आया। आजकल आजकल क्या चल रहा है? जीपे, फोन पे, ये सब आजकल चल रहा है ना। डिजिटल डिजिटल पेमेंट का भी इनिशिएटिव आ गया अपने इंडिया में। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर सपोर्ट रिफॉर्म्स टू इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। आजकल आजकल फार्मर्स को भी लोग देख रहा है, आजकल फार्मर्स को भी लोग देख रहा है कि फार्मर्स लोग मर ना जाए, फार्मर्स लोग सुसाइड ना करें, उन लोगों को भी सही सही से मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आजकल हो रहा है, रोड्स, ब्रिजेस, डैम, सब कुछ बन रहा है। ये सब क्या, फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें कितना कितना लिखना पड़ेगा भैया? 6-7 पॉइंट, 6-7 पॉइंट। तो ये चैप्टर को अपने लोग कंप्लीट कर दिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब कल यूनिट नंबर 3 करवा देंगे, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में संजीवनी बूटी का पूरा मैराथन करवा देंगे। बस इसके बाद 75 में से 75, बस बात खत्म, 75 में से 75।